हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल लर्निंग ट्रैक। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने यहाँ पे आपकी जो है क्लास 9th की साइंस की जो है आपकी सीरीज़ शुरू कर दी है चैप्टर वाइज। और कल हमने जो है इस चैप्टर का जो पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके बारे में थोड़ा बहुत देखा, जिसमें हमने मेनली ये देखा कि कितने टाइप्स में जो है मैटर एग्जिस्ट करता है और उनका जो है नॉर्मली एग्जिस्टिंग फेज़ क्या क्या होती हैं। उसमें हमने मेनली सॉलिड, लिक्विड और गैस, मेनली इन तीनों में हमने बात की। दो हमारी जो है एक्सट्रीम कंडीशन पे पाई जाने वाली फेजेज हैं, जिनको हम प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है, उनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो कल आपकी ख़त्म हुई थी वो इस टॉपिक पे हुई थी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेपोराइजेशन एंड इवापोरेशन। तो इसको थोड़ा सा एक बार फिर से सही से देख लेते हैं, क्योंकि इवापोरेशन जो आपका ये पार्ट रहेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपके जो है नॉर्मली स्कूल के एनुअल या बोर्ड एग्जामिनेशन हो। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा है कैन यू कोट सम एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, यानी कि लिक्विड टू वेपर दैट मीन्स लिक्विड टू गैस टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। और कल भी मैंने आपको यही बताया था कि जो डिफरेंस होता है वेपोराइजेशन और इवापोरेशन में मेनली आपके बॉइलिंग पॉइंट का होता है, यानी कि टेम्परेचर का होता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसको आगे और देखते हैं। कह रहा है we know that the particle of matter are always moving and are never at rest at a given temperature in any gas, लिक्विड और सॉलिड, चाहे वो किसी भी फेज में रहता हो, लेकिन पार्टिकल जब भी आपका जो है एग्जिस्ट करेगा तो वो जो है कभी भी आपके रेस्ट फॉर्म में नहीं रहता, वो हमेशा जो है मोशन यानी कि एक वाइब्रेशन जो है अपने हमेशा शो करता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक एनर्जी होती है जिसको हम नाम देते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी। देखिए, देयर आर पार्टिकल्स विथ डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। In case of liquid, a small fraction of particles at the surface having the higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of the other particles and gets converted into vapor। इसका कहने का मतलब ये है कि इवापोरेशन वो प्रोसेस है जब आपका जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं सरफेस पे, उनकी काइनेटिक एनर्जी इन कंपेरिजन टू द बल्क ऑफ द मीडियम थोड़ा सा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो एस्केप कर जाते हैं अपने लिक्विड स्टेट से, किस में, वेपर स्टेट में, यानी कि गैसियस स्टेट में, विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि अपने बॉइलिंग पॉइंट, वो लिक्विड का जो भी अपना पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट है उस तक ना पहुंचने उससे पहले ही जो है उसके अगर पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाते हैं, क्या कहते हैं, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तब हम उसको जो है बोलते हैं इवापोरेशन। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो ये दिया है, दिस फिनोमिनन ऑफ द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही अगर किसी भी लिक्विड के पार्टिकल्स कन्वर्ट हो रहे हैं अगर वेपर फेज में यानी कि गैसियस फेज में, तब हम उस प्रोसेस को नाम देते हैं क्या, इवापोरेशन। इसको मैंने कल भी आपको वाटर का एग्जांपल लेके समझाया था, इसको हम एक बार फिर समझ लेते हैं, जो कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद ही आप इसके जो फैक्टर्स अफेक्टिंग जो फैक्टर हैं उनको जो है आप समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली होता है, वाटर का हम फॉर्मूला जो लिखते हैं वो है H2O, ये नॉर्मली वाटर का फॉर्मूला होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जो वाटर का जो BP होता है, जिस पॉइंट पे ये लिक्विड वाटर जो है आपका उबलना शुरू करता है, वो नॉर्मली होता है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है उबलना शुरू होता है और ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं, किसमें, गैसियस स्टेट में। और इस कन्वर्जन को हम नॉर्मली नाम देते थे क्या, वेपोराइजेशन। ठीक है, बट जब हम बात कर रहे हैं किसकी, इवापोरेशन की, तो इवापोरेशन में ये टेम्परेचर जो है 100 डिग्री तक टच ना करके, 100 डिग्री से पहले मे बी 80 डिग्री, मे बी 70 डिग्री, मे बी 50 डिग्री, टेम्परेचर वेरी कर सकता है अलग अलग प्लेसेस पे, क्योंकि उसके लिए कई सारे फैक्टर्स जो है इवापोरेशन की प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। लेकिन बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर इस वाटर के पार्टिकल्स आपके जो है गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब हम उस प्रोसेस को नाम देते हैं क्या, इवापोरेशन। इसको कुछ ऐसे समझिए, सपोज कीजिए आपके पास ये कोई एक बीकर है या आपने कोई एक बर्तन लिया हुआ जिसमें आपने लिक्विड को फिल किया हुआ है, मैं केवल वाटर का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, लेकिन ये सारे लिक्विड के साथ जो है ये रूल फॉलो होता है। आपने इसको छोड़ दिया, तो अभी डेफिनेशन में वो कह रहा था कि आपके जो ये सरफेस के पार्टिकल हैं इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है इन कंपेरिजन टू द लोअर पार्ट ऑफ द लिक्विड, इनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये लिक्विड फेज से एस्केप करके किस फेज में चले जाते हैं, गैसियस फेज में, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब टेम्परेचर पानी का 100 डिग्री तक नहीं पहुंचा, लेकिन उसके सरफेस के पार्टिकल जो है कन्वर्ट हो गए किस में, गैस में। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या, इवापोरेशन। अब ये तो होगी प्रोसेस नॉर्मली इवापोरेशन, लेकिन इसको इस प्रोसेस को अफेक्ट क्या क्या चीज़ें करती हैं वो देखने वाली बात होगी, तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, उसके बाद जो है आगे चलेंगे।
ये देखिए कह रहा है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज, मतलब रेट ऑफ इवापोरेशन जो है इंक्रीज किन किन फैक्टर्स के अफेक्टिंग से होता है वो चीज़ बताया गया है। फर्स्ट कह रहा है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में इंक्रीज होने से जो है आपका क्या होता है, रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो बढ़ता है। अब इसको कैसे, जरा इसको समझते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक बर्तन ये है जिसका साइज यानी कि जो सरफेस एरिया है वो केवल इतना है, ठीक है। एक आपके पास बड़ा बर्तन है जिसका आपका सरफेस एरिया इतना है, ठीक है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, सरफेस पे पार्टिकल्स लिक्विड के उतने ज़्यादा होंगे, और जितने ज़्यादा पार्टिकल सरफेस पे होंगे उतने ही ज़्यादा पार्टिकल एस्केप करके आपके कहाँ जा पाएंगे, गैसियस फेज में। इसका मतलब ये होगा कि जितना ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा आपका जो है क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन। और इसका सबसे जो नॉर्मल प्रैक्टिकल जो एग्जांपल है वो है कि जो आपके क्लाउड बनते हैं, यानी कि जो आपकी बारिश होती है, बारिश होने के लिए जो पानी का इवापोरेशन होता है वो मेनली होता है सीज एंड ओशियन से, ठीक है। क्योंकि सीज एंड ओशियंस का जो सरफेस एरिया है वो एरिया बहुत बड़ा है, इसलिए जो है उसके सरफेस के पार्टिकल इजीली जो है आपके मूव कर जाते हैं कहाँ, गैसियस फेज में, और फिर बाद में जाके वो डस्ट पार्टिकल से और उनसे जो है मिक्स होके आपके क्लाउड की फॉर्मेशन करते हैं, और वही क्लाउड, वही फिर वाटर ड्रॉपलेट्स आपकी जो है दोबारा कंडेंस होके यानी ठंडी होके वापस जो है इन फॉर्म ऑफ रेन जो है वापस आपकी धरती पे गिरती है, ठीक है। ये हो गया पहला फैक्टर। सेकंड देखते हैं। सेकंड देखिए, एन इंक्रीज विथ टेम्परेचर। ये देखिए सेकंड आपका जो दिया हुआ है, एन इंक्रीज विथ टेम्परेचर, रेट ऑफ इवापोरेशन हमेशा इंक्रीज करता है टेम्परेचर के रेज होने पे। इसको भी आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास दो अलग अलग बर्तनों में आपने जो है लिया हुआ है कोई भी लिक्विड, और उस लिक्विड को आपने गर्म करना शुरू किया, ठीक है। दोनों आपने सेम साइज के बीकर लिए होते हैं, अभी साइज में हम कोई डिफरेंस नहीं ले रहे हैं, सेम साइज के बीकर से, और उनमें सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड दोनों में लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन एक को आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं ऑलरेडी 50 डिग्री सेल्सियस, और एक को आप प्रोवाइड कर रहे हैं 80 डिग्री सेल्सियस। मैं वाटर का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ जिसका वाटर बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमेशा जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो 80 डिग्री वाले से ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू 50 डिग्री, यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है रेट ऑफ इवापोरेशन आपका जो है वैसे वैसे इंक्रीज करता है, ठीक है। चलिए अगला फैक्टर देखते हैं, अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। थर्ड आपका जो कह रहा है वो कह रहा है अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। देखिए बाकी चीज़ें आपकी जो है इंक्रीज होने पे इंक्रीज हो रही थी, लेकिन ह्यूमिडिटी एक ऐसी चीज़ है जो आपका जो है डिक्रीज होगी तभी आपका रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल देते हैं। आप सभी को पता है सराउंडिंग जो है मतलब हम जहाँ भी रहते हैं हमारे चारों आसपास का जो भी वातावरण है उसको हम अपनी सराउंडिंग बोल देते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझना। सपोज करो ये आपने किसी बर्तन में या किसी बीकर में जो है लिक्विड लिया हुआ है, और ये उसकी चारों तरफ की सराउंडिंग है, ठीक है। ये एक बाउंड्री लाइन है जो उसकी तरफ की सराउंडिंग है। अब सराउंडिंग में कहीं ना कहीं मॉइस्चर होता ही है, और उसी मॉइस्चर को हम नाम देते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। यानी कि वाटर पार्टिकल्स ऑलरेडी पहले यहाँ जो है प्रेजेंट हैं। ये वाटर पार्टिकल जितने कम होंगे इस सराउंडिंग में, जितने ज़्यादा कम वाटर पार्टिकल होंगे उतने ही ज़्यादा एस्केप करके ये वाटर पार्टिकल उनकी जगह ले पाएंगे। अगर यहाँ ऑलरेडी आपकी जो है वाटर पार्टिकल का जो कंसंट्रेशन है, यानी कि जो ह्यूमिडिटी है, जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है, अगर वो ऑलरेडी यहाँ बहुत ज़्यादा चल रहा है उसकी सराउंडिंग में, तो ये पार्टिकल्स को जाके लेने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पहले से ही बहुत सारे पार्टिकल प्रेजेंट है, यानी कि ह्यूमिडिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो अगर ऑलरेडी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन ऑटोमेटिकली लो रहेगा। लेकिन अगर सराउंडिंग में आपकी जो है ये जो पार्टिकल्स हैं वो ना के बराबर हैं, मतलब वो है ही नहीं, बहुत ड्राई आपका क्लाइमेट है, आसपास का बहुत ड्राई सराउंडिंग है, तो ये वाटर पार्टिकल इजीली जो है यहाँ से एस्केप करके आपके कहाँ चले जाएंगे, आसपास की सराउंडिंग में, ठीक है। तो यानी कि रेट ऑफ इवापोरेशन जो है आपका ह्यूमिडिटी डिक्रीज होने के साथ साथ जो है क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। एक फैक्टर इसको और अफेक्ट करता है, उस फैक्टर को भी देख लेते हैं। वेट अ मिनट, ये है आपका फोर्थ जो इवापोरेशन को इंक्रीज करता है, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। जैसे जैसे आपकी जो है हवाओं की रफ्तार यानी कि जो आपकी विंड स्पीड है वो इंक्रीज करेगी, उस एरिया में आपका जो है इवापोरेशन ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू द लोअर विंड स्पीड एरिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, ये भी एक सराउंडिंग की कहानी है कि आपके पास कोई बर्तन है और इस सराउंडिंग में ऑलरेडी जो है आपके यहाँ
कुछ टाइम पे कुछ वाटर पार्टिकल जो है इवापोरेट होके आ चुके थे, लेकिन अचानक से जो है विंड ब्लो होना शुरू हुई, तो उसने क्या किया, इस सराउंडिंग के वाटर पार्टिकल को जो है स्केप करके दूसरी जगह भेज दिया उस सराउंडिंग से, और यहाँ पे अब जो है फिर से एक एम्प्टी स्पेस बन गया, यानी कि अमाउंट ऑफ जो ह्यूमिडिटी है वो कम हो गई। तो वो कम हुई तो ऑटोमेटिकली अब जो नेक्स्ट जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, वो ऑटोमेटिकली फिर से मूव होकर कहाँ आ जाएंगे, इसमें फिर दोबारा विंड ज़्यादा चलेगी, तो ये फिर पार्टिकल फिर यहाँ से मूव करके और यहाँ पे जो है फिर दोबारा आपको जो है क्या हो जाएगा, इवापोरेशन जो है इंक्रीज करेगा। यानी कि विंड स्पीड जितनी ज़्यादा आपकी हवाओं की रफ्तार होगी, जितनी ज़्यादा आपका विंड स्पीड होगी, रेट ऑफ इवापोरेशन आपका उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, आई होप ये आपको चार जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ इवापोरेशन को, ये क्लियर हो गए होंगे। अगर अब मैं इसको आपको सिंपली अगर बताऊँ तो सिंपली आपने केवल इतना याद रखना है, वेट ए मिनट, इसको ज़रा इरेज कर लेते हैं, फिर जो है आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। देखिए जो रेट ऑफ इवापोरेशन है, रेट ऑफ इवापोरेशन आपका जो है, मैंने चार फैक्टर आपको बताए, चार फैक्टर में ये इसे मैं डिनोट कर रहा हूँ रेट ऑफ इवापोरेशन को, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, उसके अलावा विंड स्पीड के, और विंड स्पीड, टेम्परेचर, इन दोनों की ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे विंड स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे आपका रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा। और तीसरा आपका था सरफेस एरिया। ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा आपका सरफेस एरिया होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ता रहेगा, रेट ऑफ इवापोरेशन ऑटोमेटिकली उतना ज़्यादा इंक्रीज करता रहेगा। सरफेस एरिया, विंड और टेम्परेचर के साथ, इन तीनों की इस अमाउंट में जैसे ही इंक्रीज होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। बट जो रेट ऑफ इवापोरेशन है ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी का। ठीक है, 1 ये एच से मैं ह्यूमिडिटी को डिनोट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ह्यूमिडिटी कम होगी वैसे वैसे रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी रेट ऑफ इवापोरेशन ऑटोमेटिकली क्या चले जाएगा, डाउन। ठीक है, तो ये चार आपको रिलेशन मेनली याद रखना, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन आपको जो है पूछा जाता है सारे एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए, ये आपका था डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड जो है वेपोराइजेशन। अब एक यहाँ पे एक टॉपिक और आता है कि इवापोरेशन क्रिएट्स कूलिंग, मतलब जो है इवापोरेशन जो है ठंडक जो है पैदा करती है, कैसे। इसके देखिए नॉर्मल एग्जांपल आपको अगर मतलब ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल लेने हैं तो आपने देखा होगा गर्मी के टाइम पे जो है, जब भी आप कहीं से अगर मतलब कुछ फिजिकल वर्कआउट करके आ रहे हैं या बहुत अगर गर्म एटमॉस्फेयर से आ रहे हैं अचानक, और अचानक आके अगर आप फैन ऑन करते हैं तो कुछ टाइम के बाद देखेंगे आपको कि जो आपका पसीना निकल रहा था उसके बाद आपको जब हवा लगती है तो उससे आपको जो है थोड़ा सा ठंडक फील होती है। क्यों, उसका रीज़न ये है कि इवोपरेशन हो रहा है उन वाटर पार्टिकल्स का, और आपको जो है क्या उससे जो है थोड़ा सा रिलीफ मिलता है टेम्परेचर डाउन जाने पे। इसको थोड़ा सा ऐसे समझना, आप ये किसी चीज़ का यहाँ पे कोई लिक्विड है और उसका जो है यहाँ पे क्या जो है ये आपका इवापोरेशन हो रहा है उस लिक्विड का, इस सराउंडिंग में ऑलरेडी आपका जो है टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर रहने के लिए क्या हुआ, कुछ सरफेस के पार्टिकल्स जो है यहाँ से मूव किए सराउंडिंग में। ठीक है, यहाँ से जो पार्टिकल्स मूव हुए सराउंडिंग में, क्योंकि ये जो फिनोमिना हो रहा है वो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, तो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट होने का मतलब ये हुआ कि इसको कहीं ना कहीं से टेम्परेचर तो इन पार्टिकल्स को चाहिए होगा अपने इस लिक्विड स्टेट से स्केप करके गैसियस स्टेट में जाने के लिए। तो वो जो टेम्परेचर प्रोवाइड है, वो जो आपके लोअर साइड में जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स जो है उन सरफेस पार्टिकल्स को इतनी एनर्जी जो है प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो सरफेस पार्टिकल इजीली आपके क्या कर जाएं, एस्केप कर जाएं और किस फॉर्म में आ जाएं, गैसियस फॉर्म में। तो जैसे इन पार्टिकल ने अपनी अमाउंट ऑफ एनर्जी सरफेस पार्टिकल को दी और वो गैस में कन्वर्ट हुए, तो ऑटोमेटिकली जो आपका सरफेस ये लिक्विड वाला एरिया था जो और बचा हुआ लिक्विड है उसका आपका टेम्परेचर जो है चले गया डाउन। सपोज कीजिए पहले आपका इसका टेम्परेचर लिक्विड का हो सकता है 25 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन इवापोरेशन होना शुरू हुआ तो सरफेस पार्टिकल्स को अदर पार्टिकल्स ने अपनी एनर्जी देनी शुरू की, और कुछ टाइम बाद उन पार्टिकल्स की एनर्जी अब 25 से क्या होगी 23 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 2 डिग्री का डिक्रीज आया। तो जैसे ही डिक्रीज आएगा वैसे ही जो है आपका क्या होगा, वो चीज़ आपको और ज़्यादा ठंडक फील करेगी। ये तो हो गया मीडियम के लिए, लेकिन यही चीज़ आपकी फॉलो होती है जो मैं आपको बोल रहा था कि गर्मी में जब भी आप अगर बाहर से कहीं से आते हैं और उस टाइम पर अगर आपको जो है आप फैन ऑन करते हैं और आपको पसीना सूखता है तो आपको जो है ठंडक फील होती है। उसका भी रीज़न यही है कि अचानक से क्या हुआ कि आपके पास आपके जो है बॉडी पे वाटर ड्रॉपलेट्स इन फॉर्म ऑफ स्वेट जो है आपकी बॉडी पे निकले हुए थे, उन
जैसे ही आपने फैन ऑन किया तो क्या हुआ कि आपकी जो विंड स्पीड थी वो इंक्रीज होगी। विंड स्पीड इंक्रीज होने पे अभी हमने पढ़ा कि विंड स्पीड जैसे ही इंक्रीज होती है रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है। तो वो वाटर पार्टिकल्स जो है क्या किस में कन्वर्ट होने शुरू हो गए, आपकी वेपर फेज में। लेकिन उस वेपर फेज में होने के लिए जो उन वाटर पार्टिकल्स को जो आपकी बॉडी में स्वेट की फॉर्म में है, उन वाटर पार्टिकल्स को जो हीट एनर्जी चाहिए थी, यानी कि जो उस वो अमाउंट एनर्जी चाहिए जिससे कि वो एस्केप कर पाए, वो एनर्जी आपकी कौन प्रोवाइड करती है, आपकी बॉडी। वो आपकी बॉडी जो है प्रोवाइड करती है। जैसे सपोज कीजिए ह्यूमन का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। लेकिन आपकी उस टाइम पे बॉडी पे जो है ऑलरेडी स्वेट आया हुआ है, आप जो है गर्मी फील कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी से इसी टेम्परेचर से जो है वो टेम्परेचर उन वाटर ड्रॉपलेट्स को कन्वर्ट कराएगा किसमें, गैसियस कलर में। तो हो सकता है उस टाइम पे आपका कुछ बॉडी पार्ट्स का जो टेम्परेचर चले गया वो चले गया 36 डिग्री या 35 डिग्री, यानी कि आपका जो है टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली आपको जो है अब जो नॉर्मल आपको उस टाइम तक गर्मी लग रही थी उससे जो है थोड़ा सा कम गर्मी लगेगी उस प्रोसेस में, ठीक है। तो ये है आपके मेनली क्या, रेट ऑफ इवापोरेशन। और इससे कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा था कि जो आपके मटके होते हैं पानी रखने वाले गर्मियों में जिनसे पानी पीते हैं, वो अदर बकेट्स में रखे हुए पानी के कंपेरिजन में ज़्यादा ठंडा होता है। तो उसका रीज़न वही है जो मैंने आपको बताया कि अगर आपने ये अर्थन पॉट रखा हुआ है और अर्थन पॉट से अगर इवापोरेशन हो रहा है, तो इस इवापोरेशन होने के लिए सरफेस पार्टिकल को जो एनर्जी चाहिए, वो जो बचे हुए और पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स अपनी एनर्जी दे देते हैं सरफेस पार्टिकल को, जिससे कि उन पार्टिकल्स की अपनी एनर्जी जो है डाउन चली जाती है। इसलिए घड़े का पानी जितना ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेगा उतना ज़्यादा ठंडा फील होता है। क्यों? क्योंकि सरफेस के पार्टिकल इवापोरेट होते रहेंगे और जो उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो और पार्टिकल्स कर रहे हैं, जैसे कि और पार्टिकल की एनर्जी जो है धीरे धीरे करके क्या होती रहती है, डाउन होती रहती है, और जो है आपका वो पानी आपको जो है ज़्यादा ठंडा फील होता है इन कंपेरिजन टू अदर पोर्शंस, ठीक है। तो ये आपका था इवापोरेशन। मेनली देखिए थ्योरेटिकली इस चैप्टर में लगभग इतना ही है। इसमें हमने कल टेम्परेचर का एक बार इफेक्ट तो हमने पढ़ लिया था कि जो है कन्वर्ट होने में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। आपके 3 फेज हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा, और इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ने पे जो है कोई भी सॉलिड चीज़ पहले कन्वर्ट होती है लिक्विड में, और थोड़ा और स्पेस बढ़ जाएगा तो फिर वो जो है कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, गैस में। ये है क्या, जब आप टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे आपके जो है पहले सॉलिड लिक्विड बनेगा, उसके बाद लिक्विड क्या बन जाएगा, गैस। इन कंपेरिजन टू प्रेशर, प्रेशर में ठीक रिवर्स प्रोसेस होती है। कोई आपके पास गैसियस पार्टिकल है, गैसियस पार्टिकल पे आप अगर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, मतलब प्रेशर आप बढ़ाएंगे, तो प्रेशर बढ़ाने पे आपका जो है ये गैस किस में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी, लिक्विड में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। और फिर थोड़ा और ज़्यादा प्रेशर अगर आपने दे दिया तो फिर वो लिक्विड आपका क्या बन जाएगा, सॉलिड। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर, इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे के अपोजिट है। टेम्परेचर बढ़ाने से आपका सॉलिड लिक्विड बनता है, फिर लिक्विड गैस, और प्रेशर बढ़ाने पे आपका गैस लिक्विड बनती है, फिर सॉलिड, ठीक है। जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है तो उसमें जो नेचुरल गैस है उस गैस को हम प्रेशर एग्जर्ट करके उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लिक्विड में। और अगर उसको और ज़्यादा प्रेशर दे दिया जाए तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो लिक्विड जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सॉलिड में। तो ये आपका जो है प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट रहा है मेनली स्टेट ऑफ मैटर पे, ठीक है। ये तो आपका नॉर्मली फिनोमेना हो गया जो आपका थ्योरेटिकली मतलब बुक में दिया हुआ है। अब हमने थोड़ा सा एक आपको, मैं आपको एक थोड़ा सा एक पोर्शन बता देता हूँ जो आपका आई थिंक प्लाज्मा और इससे रिलेटेड है। वेट अ मिनट, आई थिंक आपका इसमें कहीं पे इसको मेंशन कर रखा है। 1 मिनट देखते हैं, रुकिए, मे भी होना चाहिए। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, इसमें कहीं पे मेंशन तो था। चलिए प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को ऐसे ही समझ लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। देखिए 3 स्टेट तो हमने बात कर ली आपकी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चौथी आपकी स्टेट आती है प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा जो है चौथी स्टेट है आपकी मैटर की। देखिए प्लाज्मा जो स्टेट ऑफ मैटर है वो मैंने आपको कल ही बताया कि ये नॉर्मल कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करती। प्लाज्मा की फॉर्मेशन, पहले तो प्लाज्मा होता क्या, देखिए प्लाज्मा और कुछ नहीं है, वो आयोनाइज्ड गैस है। आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल्स है प्लाज्मा, ठीक है। आयोनाइज्ड गैस के पार्टिकल ही जो है हमारे प्लाज्मा कहलाते हैं। और इस प्लाज्मा को क्रिएट करने के लिए जो आपको
कंडीशन चाहिए वो है वेरी हाई लेवल ऑफ टेम्परेचर, वेरी हाई लेवल आपको टेम्परेचर चाहिए इसको अचीव करने के लिए प्लाज्मा को, और वेरी हाई लेवल ऑफ प्रेशर। आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी आपकी जो है कोई गैस जो है किस फॉर्म में आ पाएगी, आयनाइज्ड फॉर्म में। और जब वो आयनाइज्ड फॉर्म में आएगी तो हम फिर उसको नाम देते हैं प्लाज्मा। बस इसके लिए इतना ध्यान रखिए कि आपका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है किस में, सन में या अदर स्टार्स में, ये मेनली आपका जो है किससे बनती है, प्लाज्मा। वहाँ जो है कोई सॉलिड लिक्विड या गैस ना होके वहाँ पे आपकी जो है चौथी फॉर्म ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है प्लाज्मा, सन में और स्टार्स में, जिससे कि उनकी जो है अपनी एक क्या होती है, नेचुरल लाइट होती है। ठीक है, ये आपका जो है प्लाज्मा का है। और जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के लिए मैंने आपको बताया था, इसकी मतलब इसको जो हम वैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं वो लिखते हैं हम BEC, जिसको बोला जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक इंडिया के एक साइंटिस्ट है सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने सबसे पहले एक अजम्पशन ली थी कि हाँ ऐसी कोई एक जो है फॉर्म ऑफ मैटर जो है एग्जिस्ट कर सकती है, और उसी को फिर थोड़ा सा आगे जब कैलकुलेशन की तो जो वो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है उस कैलकुलेशन की वेर पे ये बोला कि हाँ सत्येंद्र नाथ बोस ने जो कैलकुलेशन या जो एजम्पशंस लगाए हैं कि जो है एक ऐसी स्टेट भी एग्जिस्ट करती है, तो हाँ बिल्कुल वो चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है। बट इन दोनों ने ही उस स्टेट को जो है आपका बनाया नहीं था, मतलब उनकी फॉर्मेशन इन दोनों ने नहीं की थी, इन्होंने केवल उसके लिए कैलकुलेशन दी थी। और इसको बनाया था जो है कार्ल ई वाइमैन एंड वॉल्फगैंग कैट्रेल ने। ठीक है, वॉल्फगैंग कैट्रेल एंड कार्ल ई वाइमैन, ये 2-3 साइंटिस्ट थे USA के, जिन्होंने इसको जो है फर्स्ट टाइम बनाया था। इसकी फॉर्मेशन के लिए भी कुछ जो है आपको एक्सट्रीम लेवल की जो है कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है। बस जैसे प्लाज्मा के लिए आपको एक्सट्रीम हाई लेवल ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर चाहिए, लेकिन जो अगर आपको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बनाना है तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के लिए आपको बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर, मतलब कि एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पर जो है किसी गैस को जो है बहुत लो टेम्परेचर तक करना है, सुपर कूल्ड करना पड़ेगा, तभी जो है आपकी जो है फॉर्मेशन हो पाएगी किसकी, BEC बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और इसके लिए आपको इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखें कि इनके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, और जो है कंडीशन के बाद ये जो है किस किस ने इनके लिए कैलकुलेशन दी थी, और कैसे वो जो है कहाँ कहाँ ये एग्जिस्ट करती हैं, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा आपने डीप नहीं जाना है। अब हाँ, 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं अभी देख रहा था, आई थिंक ये आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए। ये देखिए, ये 2 पॉइंट कई बार ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब इसको समझना, इस टॉपिक में आखिर में है क्या, मतलब आपने क्या इसमें जो है समझने वाली, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दोनों चीज़ें क्या हैं। देखिए, जब भी कोई सॉलिड कन्वर्ट होता है किसी लिक्विड में, इस प्रोसेस को नाम देते हैं हम क्या, फ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, फ्यूजन, यानी कि मेल्टिंग। लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन। लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई हीट। जैसे इसका एग्जांपल समझो, आपके पास आइस थी और आइस आपकी कन्वर्ट हो गई किस में, वाटर में। अब देखा जाए नॉर्मली जो टेम्परेचर है ये है 0 डिग्री सेल्सियस। जिस डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर आइस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है और वाटर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन नॉर्मली ये मेल्टिंग पॉइंट था, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पे केवल आइस ने केवल आपका जो है सॉलिड फॉर्म में रहना चाहिए था। अगर वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो उसके लिए फिर आपका टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे जो है आपका इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना होके आपका आइस और वाटर उस टाइम पे आपका जो है टेम्परेचर बिल्कुल जो है कॉन्स्टेंट रहता है, लेकिन आपका जो है आइस के पार्टिकल्स जो है कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, वाटर पार्टिकल्स में। तो इसमें क्या होता है, इसको ऐसे समझना, वेट अ मिनट। देखिए, इसमें क्या है कि आपकी कोई आइस का आपने क्यूब लिया हुआ था और ये आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वाटर में। तो उस टाइम पे कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है हिडन रहती है, जो आपकी पैरामीटर, यानी कि जो भी आप पैरामीटर उसके लिए यूनिट यूज कर रहे हैं उसको मीजर करने के लिए, नापने के लिए, कि जो है जिससे कि आपको टेम्परेचर का पता चल सके, वो पैरामीटर उस चीज़ को रीड नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जो अमाउंट ऑफ हीट है जो चाहिए किसके लिए, इस आइस को कन्वर्ट करने के लिए वाटर में, वो जो अमाउंट ऑफ हीट है वो हमेशा इस आइस पार्टिकल के बीच में जो है हिडन फॉर्म में रहती है, यानी कि छुपी हुई फॉर्म में। ठीक है, हिडन फॉर्म में रहती है वो हीट, तब हम उस हीट को नाम दे देते हैं क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइज, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
यानी कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो छुपी हुई रहती है किस टाइम पे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। आइस का मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताया, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे वो छुपी हुई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो इस आइस को कन्वर्ट कर दे किस में, वाटर में, उसी को हम बोलेंगे क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ये का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया। एक आपका दूसरा टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वो भी सेम चीज़ है। लेटेंट हीट अगर वर्ड आ गया तो लेटेंट का मतलब ही हिडन होता है, तो उसमें आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बस आपने पीछे की टर्मिनोलॉजी देखनी है। पीछे की टर्मिनोलॉजी क्या है, यहाँ फ्यूजन था तब हमने उसको जो है मेल्टिंग पॉइंट बात की, यहाँ पे है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को ऐसे समझ लिया, आपके पास वाटर था, आपने वाटर को गर्म किया और वाटर पे गर्म करने पे आपका जो है वो वाटर कन्वर्ट हो गया किस में, वाटर वेपर यानी कि गैसियस फेज में। इस टाइम पे भी आप देखेंगे जो लिक्विड का वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है, लेकिन होता क्या है कि इसी टेम्परेचर पे आपका कुछ पानी जो है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और कुछ पानी आपका जो है किस फॉर्म में चले जाता है, गैसियस फेज में। नॉर्मली होना क्या चाहिए था कि गैसियस पार्टिकल में अगर जा रहा है तो टेम्परेचर ने इंक्रीज होकर 101 या 102 105 डिग्री आपका जो है इंक्रीज करना चाहिए था, आगे को बढ़ना चाहिए था, बट ऐसा ना होके आपका लिक्विड और गैस दोनों का जो है टेम्परेचर सेम बना रहता है। तब हम इस लेटेंट हीट को, यानी कि जो अमाउंट ऑफ हीट है जो इस लिक्विड को जो है कन्वर्ट होने के लिए चाहिए गैस में, वो जो हिडन हीट है उस हीट को हम नाम देते हैं क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखो इसको एक बार डेफिनेशन देख लीजिए इसकी, आपको इतना ही याद करना है डेफिनेशन में, और कुछ ज़्यादा नहीं है, इतना अगर आप लिख देते हैं दैट इज इनफ। देखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्या कर रहा है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बस ये ध्यान रखने वाली होगी कि वेपोराइजेशन में बॉइलिंग पॉइंट आएगा और लेटेंट हीट ऑफ जब फ्यूजन की बात होगी तो मेल्टिंग पॉइंट आएगा, क्योंकि फ्यूजन जो है आपका सॉलिड से लिक्विड होता है और सॉलिड से लिक्विड जिस टेम्परेचर पर होता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, लेकिन वेपोराइजेशन जो है लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है, और कोई भी लिक्विड जिस टेम्परेचर पे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में बॉइलिंग पॉइंट मेंशन होगा और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में आपका मेल्टिंग पॉइंट मेंशन होगा। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताता हूँ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का। जैसे आपने देखा होगा कई बार आपका जो है पानी उबल रहा है, ठीक है, एक जगह आपका पानी उबल रहा है और एक जगह पे आपका पानी उबल के जो है उससे क्या निकल रही है, वेपर निकल रही है। अगर आप जो है गलती से आपका अगर हाथ दोनों चीज़ों पे लगता है, मतलब अगर आप उबलते हुए पानी में हाथ टच करते हैं और आपको जो है जो वाटर वेपर निकल रही है उससे, तो आपको जो है ज़्यादा जो जलन महसूस हुई है, ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगी वो इस वाटर वेपर से होगी, ना कि इस उबलते हुए पानी से। मतलब ज़्यादा आपको जो डैमेज दे सकता है वो वाटर वेपर देगी, ना कि उबलता हुआ पानी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वाटर जो आपका गैसियस वेपर है, जो वाटर वेपर है, वो वाटर वेपर में उस टाइम पे क्या एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, वो है आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हो टेम्परेचर नॉर्मली आपका 100 डिग्री सेल्सियस ही है दोनों का, अगर पैरामीटर से आप मीजर करेंगे तो दोनों का टेम्परेचर आपको इस उबलते हुए पानी का भी 100 डिग्री ही मिलेगा और यहाँ पे जो वेपर निकल रही है उस पानी का भी आपको जो है 100 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा। लेकिन जो ज़्यादा डैमेज दे रहा है वो वाटर वेपर दे रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर वेपर के अंदर आपका क्या आ गया है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वही है कि छुपी हुई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट, जिसकी वजह से जो है वो पार्टिकल्स जो है एक स्टेट को छोड़ के दूसरी स्टेट में जा पहुंचे। ठीक है, तो ये है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये आपका चैप्टर का लगभग लगभग आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और इस चैप्टर में अगर आप चाहें तो एक बार आप जो है अपने जहाँ पे आपका चैप्टर का लास्ट पूरा थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होता है उसके बाद वहाँ पे जो है आपका मेंशन किया गया कि व्हाट वी हैव लर्न, तो उसको आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। एक बार हम उसको देख लेते हैं क्या क्या है उसमें पॉइंट, कि हमने जो है सारे पॉइंट कवर कर लिए होंगे। ठीक है, वेट अ मिनट। देखिए व्हाट यू हैव लर्न। देखिए फर्स्ट पॉइंट कर रहा है मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, जिसको मैंने बोला कि सबसे पहले महर्षि कणाद ने जो है उसको क्या नाम दिया था, एटमॉस। और जो है मैटर जो है सबसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स मेनली, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ठीक है, हमने इनके करेक्टरिस्टिक भी पढ़ लिए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्स बोल रहे थे, बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मिनिमम इन गैसेज। यही मैंने आपको कल बताया था कि
जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, उससे थोड़ा कम होगा लिक्विड में और सबसे कम होगा किसमें, गैसेस में। और अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात आई तो उसका ठीक अपोजिट चलेगा कि मिनिमम होगी सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस, उस इंटरमीडिएट होगा लिक्विड में और मैक्सिमम होगा गैसेज में। इसीलिए गैसेज के पार्टिकल आपके जो है क्या कर लेते हैं, रेंडमली मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट, द स्पेस इन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन केस ऑफ सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैसेस। कह रहा है स्पेस बिटवीन, ये वही इंटरमीडिएट इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात हो रही है कि स्पेस जो है दो पार्टिकल्स के बीच में, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो मिनिमम होती है सॉलिड के केस में, इंटरमीडिएट लिक्विड के केस में और मैक्सिमम गैसेस के केस में। काइनेटिक एनर्जी भी और इंटरमोलिकुलर स्पेस भी, क्योंकि जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगला पॉइंट, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मोस्ट ऑर्डर्ड इन केस ऑफ सॉलिड. In case of liquid, layers of particles can slip and slide over each other, while for gases there is no order, particle just move about randomly. मैंने कल आपको बताया कि सॉलिड जो है उनका फिक्स शेप होता है, क्योंकि उनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से उनका शेप जो है फिक्स्ड बना रहता है। वहीं अगर लिक्विड की बात करें तो उनके पार्टिकल्स जो है वो स्लिप करते हैं, यानी कि स्लाइड करते हैं एक दूसरे ऊपर लेयर के फॉर्म में। ठीक है, और गैसेस में ऐसा कुछ होता नहीं है, उनमें जो है पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स वहाँ पे है नहीं बिल्कुल भी। द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल मतलब सॉलिड को लिक्विड बनाया जा सकता है, लिक्विड को गैस, गैस को लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड, या फिर सॉलिड से डायरेक्ट गैस और गैस से डायरेक्ट सॉलिड। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर, ये दोनों का इफेक्ट मैंने आपको बता दिया कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉलिड से लिक्विड बनेगी कोई चीज़, फिर गैस बनेगी, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो गैस से लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड से सॉलिड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, ये भी मैंने आपको मेंशन करा दिया, इसके मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया था। उसमें एग्जांपल में आई थिंक आपका एक एग्जांपल छूट गया था, नेफ्थलीन बॉल, तो उसको भी मेंशन कर लीजिएगा। नेफ्थलीन बॉल्स भी आपकी जो है एक सब्लिमेट का ही एग्जांपल है। नेफ्थलीन बॉल्स, आयोडीन, कैम्फर और एंथ्रासीन और अमोनियम क्लोराइड, ये और ड्राई आइस, ये आपके जो है मेनली सब्लिमेट्स हैं जो डायरेक्टली इस प्रोसेस को शो करते हैं, जिसमें वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं या गैस से जो है डायरेक्ट सॉलिड में। ठीक है, अगर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं तब हम उसको नाम देते हैं प्रोसेस को डिपोजिशन, और अगर सॉलिड से गैस बन रहा है तब हम उसको नाम देते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, अगला देखिए, अगला, डिपोजिशन इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू द सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, मतलब सब्लिमेशन का ठीक अपोजिट होता है डिपोजिशन, जिसमें सॉलिड गैस ना बन के गैस जो है सॉलिड बनती है डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट, तब हम उस प्रोसेस को नाम देते हैं क्या, डिपोजिशन। नेक्स्ट, बॉइलिंग इज द बल्क फिनोमिना, पार्टिकल फ्रॉम द बल्क यानी कि होल ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। बॉइलिंग कह रहा है एक बल्क फिनोमिना, कल भी आपको बताया था कि बॉइलिंग अगर होगी वो पूरे एरिया में होगी जितना भी आपने लिक्विड उसमें लिया हुआ है। ठीक है, इवोपोरेशन इज द सरफेस फिनोमेना, इवोपोरेशन हमेशा सरफेस पे होगा, पूरे बल्क में नहीं होगा। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज टू द वेपर स्टेट, तो जो है उनके लिए जो एनर्जी है वो नीचे के पार्टिकल्स उसको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो अपना इंटरमल का स्पेस एस्केप करके उसको जो है चले जाते हैं दूसरी स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट, the rate of evaporation depends upon surface area exposed to the atmosphere, the temperature, humidity and wind speed, ये चारों मैंने आपको बता दिए कि सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड स्पीड, ये तीनों जब इंक्रीज होंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, लेकिन ह्यूमिडिटी जब जो है आपकी इंक्रीज करेगी तब रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। ये तभी इंक्रीज होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन जब ह्यूमिडिटी आपकी कम रहेगी। नेक्स्ट, मैंने आपको ये बता दिया इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, क्योंकि आसपास के पार्टिकल्स को जो है एस्केप करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी जो है वो या तो सराउंडिंग से लेता है या फिर उसके पार्टिकल्स को खुद प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उसका आसपास का जो एरिया है वो कैसा हो जाता है, कूल। और इसके बाद फिर हमने ये भी देख लिया है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब आपको जो यहाँ पे याद रखने वाली बात है वो आपको ये याद रखनी है, कुछ क्वांटिटीज हैं, इनको जो है इन क्वांटिटीज़ के लिए कुछ यूनिट यूज़ की जाती है और उसके लिए कुछ सिंबल यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आप जो है केमिस्ट्री में अगर अपने धीरे धीरे इन चीज़ों को अगर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे आपकी क्वांटिटीज आएंगी और उनकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए किस क्वांटिटी को हम किस यूनिट से जो है मीजर करते हैं, नापा जाता है। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर की जो यूनिट है वो है केल्विन, जिसको दिखाया जाता है के से। लेंथ है, इसको जो है दिखाया जाता है मीटर से, स्मॉल एम। और मास है, इसको यूनिट है इसकी किलोग्राम और सिंबल है केजी। वेट है, इसको इसकी जो नापने की यूनिट है वो है न्यूटन और दिखाया जाता है कैपिटल एन। वॉल्यूम, इसकी जो यूनिट है वो है क्यूबिक मीटर यानी कि मीटर क्यूब, एम की पावर 3। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मीटर क्यूब। नेक्स्ट है डेंसिटी, डेंसिटी को बोलते हैं किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर यानी कि किलोग्राम मीटर -3। एंड
प्रेशर के लिए जो है यूनिट यूज की जाती है पास्कल, पीए, और यहाँ पे पास्कल की जगह आप जो है एक और यूनिट लिख सकते हैं, वो है क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या ये बोल दीजिए, या इसी को जो है हम पास्कल बोलते हैं। तो ये दोनों जो है आपकी किसकी यूनिट होगी, प्रेशर की। ये आपको जो है याद करनी है, और इसको आप जो है याद कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस चैप्टर से मेनली जो है आपके नॉर्मली क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं, और मतलब जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो तो आपको खुद ही अपनी लैंग्वेज में तैयार करने होंगे, वो तो आप अपने नोट से तैयार कर सकते हैं। बट जो कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर या जो ऐसे हैं जो अदर एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं और आपके जो है इसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उन क्वेश्चंस को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो है चैप्टर फर्स्ट जो है आपका हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करके अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।